देखिए बच्चों, आज हम लोग टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कहें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का है। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, shows फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, shows फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या कहें कि जो वेव है वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। जैसे कि पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ है, और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। जो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम है वेव नंबर है। क्या है? वेव नंबर। और वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। तो ये क्या है? न्यू। और ये क्या है? न्यू बार है। क्या है? न्यू बार है। और जो छठी प्रॉपर्टी है उसका नाम है टाइम पीरियड है, या टाइम पीरियड ऑफ ए वेव है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम वेवलेंथ है, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम एम्पलीट्यूड है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। और जो छठी प्रॉपर्टी है उसका नाम है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो हम लोगों को इन 6 की 6 प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई वेवलेंथ क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेवलेंथ क्या होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग वेव लेंथ क्या होती है। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वेवलेंथ है, और मैंने बोला कि वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से करते हैं। तो ये लैम्डा। चलिए एक वेव बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेव बना रहे हैं, और ये हम लोगों ने एक वेव बनाई है। ये रही, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, या कहीं ये पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से वेव ने उठना क्या करा है? स्टार्ट करा है। या कहें कि यहाँ से इस पॉइंट से वेव ने प्रोपोगेट करना स्टार्ट करा है। तो वेव चल रही है। तो इस तरह से वेव ये ऊपर चल रही है, इस तरह से ये वेव है, तो ये वेव चल रही है। अब देखिए, ये हम लोगों ने एक वेव बना दी है। तो ये ऊपर जो होता है इनको हम लोग कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऊपर वालों को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और जो नीचे वाले होते हैं इनको हम लोग ट्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉ कहते हैं। तो ये ट्रॉ है और ये भी ट्रॉ है। तो इस तरह से आप लोग वेव को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो ऊपर वाले क्या कहलाए? क्रस्ट। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, और ये भी क्रस्ट है। ये ट्रो है और ये भी क्या है? ट्रो है। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन है, या पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ वेव है। यहां से वेव ने उठना शुरू करा है। अब देखिए, ये 2 क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है, और ये 2 ट्रॉ के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। ये रहा। ये भी इस तरह से 2 क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है, और यदि हमारे आगे और 2 ट्रो होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये 2 क्रस्ट है और ये 2 ट्रो है। तो 2 क्रस्ट के बीच की दूरी
या दो ट्रो के बीच की दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ होते हैं। तो हिंदी में बोले कि भाई दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी या कहें कि दो लगातार ट्रो के बीच की दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हुआ? तो इट इज डिफाइंड एज द distance between any two consecutive crust और ट्रो होते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई कि हम लोग वेवलेंथ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो होते हैं। कोई लगातार दो क्रस्ट के बीच की दूरी या कोई दो लगातार ट्रो के बीच की दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो मैंने यहां लिखा कि भाई ये डिस्टेंस है किसके बीच में? दो लगातार क्रस्ट के बीच में या कहीं कि दो लगातार ट्रो के बीच में होता है। अब आपको पता है कि जो वेवलेंथ है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं, जो वेवलेंथ है रिप्रेजेंटेड करते हैं लैम्डा से। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं किससे? लैम्डा से। तो रिप्रेजेंटेड किससे कर रहे हैं हम लोग? लैम्डा से। और लैम्डा का साइन क्या होता है? ये वाला साइन लैम्डा का होता है। तो यदि आप लोगों को वेवलेंथ को मेजर करना है तो यदि आप लोगों को वेवलेंथ को क्या करना है? मेजर्ड करना है। तो हम लोग वेवलेंथ को मेजर्ड करते हैं या एक्सप्रेस्ड करते हैं। तो मेजर करते हैं या कहीं कि एक्सप्रेस्ड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो वेवलेंथ है इसको हम लोग किस में नापते हैं? तो या तो हम लोग नापते हैं इसको एंगस्ट्रॉम में, या फिर हम लोग इसको किस में नापते हैं? नैनोमीटर में, या किस में नापते हैं? पिकोमीटर में, या फिर किस में नापते हैं? माइक्रोन मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में, या फिर हम लोग मीटर में भी नाप लेते हैं। तो भाई जो वेवलेंथ है उसको किस में नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में नाप सकते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइक्रोन मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, और मीटर में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। देखिए, एक जो एंगस्ट्रॉम होता है, वो बराबर होते हैं 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होते हैं? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। जो नैनोमीटर होता है ये बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। जो पिकोमीटर होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। जो माइक्रोन मीटर होता है वो बराबर होते हैं 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो आगे आपको वेवलेंथ समझ क्या होते हैं कि वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ दो क्रस्ट के बीच की दूरी है लगातार। जो वेवलेंथ क्या है? जो दो लगातार क्रस्ट है उनके बीच की दूरी है या उनके बीच का डिस्टेंस है। और या फिर कहें कि जो दो लगातार ट्रो है उनके बीच की जो दूरी है या उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है क्या? वेवलेंथ कहलाता है। और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या कहें कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो मान लेते हैं किसी की 1 सेंटीमीटर है तो मान लेते हैं दूसरे की 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तीसरे की 3 सेंटीमीटर और चौथे की इस तरह से कुछ भी हो सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या है? ये डिस्टेंस है किसके बीच में? कोई भी दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी या कहीं कोई भी दो लगातार ट्रो के बीच की दूरी होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी है। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो चलिएगा, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और मैंने बताया फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से।
ये क्या करते हैं, v है, और v को हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ को मोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं न्यू कहते हैं। आया समझ? अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग एक वेव बना रहे हैं, तो ये वेव बना दी, अब ये यहां से यहां तक चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ये इसको यहां तक कह देते हैं, तो ये यहां तक चली, ये रहा। तो ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, या ये वो पॉइंट है जहां से वेव ने प्रोपोगेट करना क्या करा है, स्टार्ट करा है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी उसने ट्रैवल करी है, तो इसको ट्रैवल करने में उसे कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। कितना लगा, 1 सेकेंड लगा है। अब देखिएगा इधर आ जाइए, ये जो होती है ना, ये जो होती है, इसको हम लोग 1 कंप्लीट वेव मानते हैं। ये क्या है, एक 1 कंप्लीट वेव, इसको 1 कंप्लीट वेव भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको 1 कंप्लीट क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब एक वेव पॉजिटिव हाफ को कवर करती है और नेगेटिव हाफ को कवर करती है, तो उससे एक कंप्लीट वेव बनती है। ये एक कंप्लीट क्या बनती है, साइकिल बनती है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि भाई ये एक कंप्लीट वेव है, ये कंप्लीट वेव नहीं है, ये क्या है, इनकम्प्लीट वेव है, या एक आधी वेव है। तो पूरी वेव तो तभी होगी जब ये नीचे भी आएगी, या कहीं कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को पूरा करेगी और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को पूरा करेगी, तो तभी एक कंप्लीट क्या बनेगी, वेव बनेगी। तो ये क्या है, कंप्लीट वेव है। चलिएगा, तो ये कंप्लीट हम लोगों ने वेव बनाई है, तो इसको कंप्लीट वेव भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कंप्लीट साइकिल भी कह सकते हैं। तो बताइएगा इसमें कितनी कंप्लीट वेव है, एक है। ये इधर भाई आधी ये रही, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई 2, और एक कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये 3 है, तो भाई एक तो ये हो गई, इधर वाली एक हो गई, एक कंप्लीट वेव तो उधर है, फिर दूसरे वाली ये हो गई, और तीसरे वाली ये हो गई। तो मतलब यहाँ देखें तो टोटल वेव कितनी बनी है, 3 बनी है। तो 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, 3 बन रही है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द number of waves, it is defined as the number of waves, it is defined as the number of waves passing through the point in one second is called फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होते हैं। इन 1 सेकेंड, समझिएगा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई हैं, या कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई है या प्रोड्यूस हुई है 1 सेकेंड में फ्रॉम द पॉइंट होता है। ये पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होते हैं। तो यहाँ पर कितनी वेव्स हुई है, 3 वेव्स हुई है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, इसका मतलब ये है कि भाई 1 सेकेंड में 3 वेव प्रोड्यूस हो जा रही है। कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो जा रही है, 3 वेव्स प्रोड्यूस हो जा रही है। तो सिंपल कहें कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं या कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से, और 1 सेकेंड के अंदर होते हैं। आप सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं, कि इट इज डिफाइंड एज द number of waves, it is defined as the number of waves produced from the origin in 1 सेकेंड होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहलाता है। तो मैंने लिखा यहां पर कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओरिजिन इन 1 सेकेंड होते हैं, कि एक ओरिजिन से वेव ने चलना शुरू करा है, मतलब यहां से वेव ने चलना शुरू करा है, तो उसने 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स बना दी हैं, वही उस वेव की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आया समझ कि नहीं आया? तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ
कि भाई एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, वही कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहलाती है। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होती है इसको हम लोग मेजर्ड करते हैं। किसमें करते हैं? मेजर्ड करते हैं इसको हम लोग, इसको नापते हैं, हार्ट्स में नापते हैं। किसमें नापते हैं? HERTZ है, हार्ट्स में नापते हैं, और हार्ट्स को हम लोग HZ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हार्ट्स होती है। क्या होती है भाई? हार्ट्स होती है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, जो हार्ट्स होता है या 1 हर्ट्ज जो होता है, 1 जो हर्ट्ज होता है, तो 1 हर्ट्ज होता है बराबर किसके? साइकिल। कितनी साइकिल बनी? और पर सेकंड में बनी। तो कितनी बनी? और पर सेकंड में बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हर्ट्ज बराबर होता है साइकिल पर सेकंड। साइकिल क्या है यहाँ पर? एक वेव की साइकिल या 1 कंप्लीट साइकिल, ये वाली है। तो 1 कंप्लीट वेव को ही हम लोग 1 कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो 1 हर्ट्ज का बराबर होता है कि भाई कितनी साइकिल बन रही है वेव्स की, ये कितनी कंप्लीट साइकिल बन रही है वेव्स की एक सेकंड में, वही कहलाता है हर्ट्ज कहलाता है। तो देखिए साइकिल की कोई यूनिट नहीं होती है, और यदि हम लोग सेकंड को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर्ट्ज बराबर किसके होता है? जो हर्ट्ज है वो किसके बराबर होते हैं? सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। तो सेकंड इनवर्स का मतलब यहाँ ये है कि एक सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव्स बनी है, या कितनी कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस हुई है, या कितनी कंप्लीट वेव की साइकिल प्रोड्यूस्ड हुई है, तो वही कहलाता है क्या? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो हर्ट्ज किसके बराबर होता है? साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। और ठीक है, साइकिल की कोई यूनिट नहीं होती तो ये ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया हर्ट्ज जो बराबर होता है वो किसके होते हैं? सेकंड इनवर्स के होता है। तो हम लोग मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, हर्ट्ज में भी मेजर कर सकते हैं, या फिर कहीं हम लोग सेकंड इनवर्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो सेकंड इनवर्स लिखें तो भी वही मतलब है, यदि हम लोग हर्ट्ज लिखें तो वही मतलब है। तो कई बार तो हर्ट्ज ही लिखा रहता है और कई बार सेकंड इनवर्स लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो क्या होता है बोलो फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है, या कहें कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक पॉइंट से या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक सेकंड के अंदर, वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहलाता है। अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं जिसका नाम है एम्पलीट्यूड है। तीसरी देख लेते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं। तो क्या देख लेते हैं? वेलोसिटी देख लेते हैं। किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं हम लोग? वेव की वेलोसिटी देख रहे हैं, या कहीं कि हम लोग वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो देखिएगा वेलोसिटी क्या होता है। अब देखिएगा, मान लेते हैं ये रहा, यहाँ पर एक वेव बना देते हैं। तो ये हम लोगों ने एक वेव बना दी है। अब ये वेव अब ये चल रही है इस तरह से, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कवर करा है इसने, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है या पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन है। यहाँ से यहाँ तक ये वेव चली और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा? 1 सेकेंड लगा। तो कितना लगा? 1 सेकेंड लगा है। और 1 सेकेंड में मान लेते हैं इसने 2 मीटर डिस्टेंस को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। तो कितने डिस्टेंस को कवर करा है? 2 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया है। तो वेलोसिटी क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द linear distance traveled by a wave within a 1 सेकेंड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में वेव कितने लीनियर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, या कहें कि एक सेकंड में वेव कितनी दूरी को तय कर रही है, वही कहलाता है वेलोसिटी ऑफ द वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ द वेव कहलाता है। तो मैंने यहां पर ये लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ वेव में बी डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव विद इन ए 1 सेकेंड होते हैं, कि एक सेकंड के अंदर वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, तो वही कहलाती है क्या? उसकी वेलोसिटी। तो यहां पर वेव ने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? 2 मीटर है, मान के चल रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वेव है एक सेकंड के अंदर 2 मीटर के डिस्टेंस को क्या कर लेती है? ट्रैवल कर लेती है, या 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। बोलिएगा कोई प्रॉब्लम है इतने में? चलिएगा
आप सभी जो वेव है, ये जो डिफरेंट वेव्स हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन सभी की वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वैक्यूम में हमेशा सेम रहती है और रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर क्या रहती है? सेकंड रहती है। तो आप सिंपल समझिए वेलोसिटी क्या है कि कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वेव 1 सेकंड के अंदर, वही कहलाती है वेलोसिटी ऑफ दी वेव कहलाती है। अब देखिएगा इसको जो मेजर करते हैं, तो मेजर जो करते हैं हम लोग इसको, तो मेजर कर रहे हैं, तो क्या मेजर कर रहे हैं आप लोग? डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो जो उसको मेजर करते हैं या तो हम लोग करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर किस में करते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड में करते हैं, या फिर हम लोग इसको मेजर करते हैं, या फिर हम लोग इसको मेजर करते हैं मीटर पर किस में करते हैं? सेकंड में करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो वेलोसिटी है उसको हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में, या फिर हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात याद रखना, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the velocity of electromagnetic wave in vacuum, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होती है? सेकेंड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के अंदर, वो बराबर होती है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जब भी हम लोग c लेंगे तो c की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ जो वेव है, या वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन है, या कहीं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से या वेव है, उनकी आपको वैल्यू लेनी है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड लेनी है। तो समझ आए कि नहीं आया कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के अंदर इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर क्या रहती है? सेकंड रहती है। कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। चलिएगा हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक ले चुके हैं, अब हम लोग चौथी कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे, और उस चौथी कैरेक्टरिस्टिक का नाम है एम्पलीट्यूड है। क्या है भैया? एम्पलीट्यूड है। तो देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, और एम्पलीट्यूड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बताओ मेरे को, एक बार रिवाइज करते हैं। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ 2 लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी है, या कहीं की जो वेवलेंथ है वो लगातार 2 ट्रो के बीच की क्या है? दूरी है। तो 2 लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी कहीं, या कहीं की 2 लगातार ट्रो के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसको मेजर करते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह में। फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देखी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है अपने ओरिजिन से, तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहलाती है। और इसको मेजर करते हैं हम लोग हर्ट्ज में करते हैं। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं जो चौथी प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड है। क्या है बोलिएगा? एम्पलीट्यूड। और माय डियर स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए होते हैं। तो एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वेव बना रहे हैं, तो ये हम लोगों ने एक वेव बना ली है। इस तरह से वेव यहाँ से चल रही है और ये चल रही है, यहाँ तक चला लेते हैं, बट आप इसको कहीं तक भी चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, या कहीं ये पॉइंट ऑफ क्या है? प्रोपोगेशन है। क्या है? ये पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन है। अब देखिए ये आपको पता है, चलो इधर एक और बना लेते हैं, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। चलिएगा, तो ये आपको पता है, ये ऊपर क्या होते हैं? क्रस्ट होते हैं। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट कहते हैं। और नीचे जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रो कहते हैं। तो नीचे ट्रो है और ऊपर क्या है? क्रस्ट है।
अब ये ट्रो है। अब देखिएगा, अब ये क्रस्ट की क्या है, ऊंचाई है, तो क्रस्ट की ऊंचाई है, और ये ट्रो की क्या है, गहराई। तो सिंपल कहें, क्रस्ट की ऊंचाई और ट्रो की गहराई ही कहलाती है एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होते हैं। तो ये क्या हो गया, ए हो गया, मतलब ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव हो गया है। ये भी क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव हो गया है, और ये भी क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द क्या हो गया, वेव हो गया। ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, क्योंकि आपको पता है हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होते हैं। हिंदी में बोले तो क्रस्ट की ऊंचाई और डेप्थ की गहराई ही कहलाती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहलाती है। तो सिंपल हम लोग देखें तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या है, इट इज डिफाइंड एज द height of the crust, it is defined as the height of the crust or depth of the trough is called एम्पलीट्यूड, या सिंपल बोलें कि ठीक है डेप्थ ऑफ द ट्रो होते। तो सिंपल मैंने क्या बोला भाई कि इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होते हैं। तो कहने का मतलब है क्रस्ट की ऊंचाई और ट्रो की क्या, गहराई ही कहलाती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होते हैं। तो अब ये वेव है, अब ये क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको मेजर हम लोग करते हैं। तो इट इज मेजर्ड इन लेंथ होते हैं। तो इट इज मेजर्ड इन लेंथ होते हैं, तो लेंथ में मेजर करते हैं। तो लेंथ का मतलब है लंबाई में मेजर करते हैं, भाई ये लंबाई और ऊंचाई लेंथ ही तो है। आप किस में ले सकते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम वगैरह में ले सकते हैं, माइक्रोन मीटर में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग किसी में भी नाप सकते हैं। तो बताइए एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो हाइट ऑफ द क्या होते हैं, क्रस्ट होते हैं, या डेप्थ ऑफ द क्या होता है, ट्रो होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसका नाम है वेव नंबर। क्या बोलिएगा, वेव नंबर। अब देखिएगा जो बच्चों वेव नंबर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू बार से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू बार से। तो ये न्यू है और इसके ऊपर ये एक डंडा सा खींच देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यू बार कहते हैं। तो ये न्यू बार हो गया। तो देखते हैं वेव नंबर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं वेव बना रहा हूँ, अब समझिएगा, यहाँ से वेव बना रहा हूँ। अब दो वेव बना रहा हूँ, एक वेव तो ये रही, एक वेव ये रही, तो इस तरह से चल रही है, एक वेव ये। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहां देखिएगा एक वेव ये बना रहा हूं, इस तरह से ये बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से ये बनाया, ये रहा। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर। आप बताइए इन दोनों, ये ऊपर कौन है, क्रस्ट है, ये भी कौन है, क्रस्ट है, ये नीचे वाला ट्रो है। तो ऐसे ही ऊपर ये सब क्रस्ट है और नीचे ये सब क्या है, ट्रो है। आपको पता है दो क्रस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो यहां भी ये सब वेवलेंथ, और दो लगातार ट्रो के बीच की भी दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ वेव्स काउंट करिए। तो यहां पर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, तो ये इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से। अब एक वेव ये रही और एक वेव ये रही, तो यहां पर ये रही। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बन रही है, 2 बन रही है। ऊपर वाली में देखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बन रही, 1 2 3 4 और एक 5 तक ले लेते हैं। तो यहां पर कितनी वेव बन रही है, 5 बन रही है। समझिएगा, ये हम लोगों ने, हम वेव नंबर पढ़ रहे हैं,
अब वेव नंबर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने दो फिगर बनाई हैं और इनसे हम लोग वेव नंबर को समझते हैं। यहां से ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है या पॉइंट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बनी? 5 बनी है। और यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बनी है? 2 बनी है। अब क्यों है? क्योंकि नीचे वाले की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, और ऊपर वाले की वेवलेंथ क्या है? कम है। क्योंकि ये डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहां डिस्टेंस ये लैम्डा ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए वेव नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द number of waves, it is defined as the number of waves produced, it is defined as the number of waves produced in 1 सेंटीमीटर लेंथ होता है। तो क्या कह रहा है ये कि भाई वेव नंबर का मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी में, 1 सेंटीमीटर की लंबाई में कितनी क्या बन रही है? वेव्स बन रही हैं, या कहें कि कितनी कंप्लीट वेव्स बन रही हैं, वही कहलाता है वेव नंबर कहलाता है। तो यहां पर कितनी बनी? 5 बनी, तो वेव नंबर 5 हुआ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 5 बन रही है। और यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितनी बन रही है? 2 बन रही है, तो वेव नंबर कितना हुआ? 2 हुआ। तो मैंने क्या बोला भाई इधर कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पैदा हो रही है 1 सेंटीमीटर लेंथ में, वही कहलाता है वेव नंबर ऑफ द वेव कहलाता है। कि 1 सेंटीमीटर की दूरी में कितनी कंप्लीट वेव्स बन रही हैं या कितनी कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रही है, यही कहलाता है वेव नंबर कहलाता है। अब एक बात याद रखिएगा, जो वेव नंबर है, जो क्या है? वेव नंबर, जो वेव नंबर है वो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, या कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेसिप्रोकल है किसका? वेव लेंथ का। किसका है? वेव लेंथ का। समझिएगा क्या मतलब है। ये कह रहा है कि जो वेव नंबर है वो रेसिप्रोकल है, एकदम उल्टा है किसका? वेव लेंथ का। कहने का मतलब ये है कि भाई जो वेव नंबर है, जो वेव नंबर है वो इनवर्सली क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/λ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझिएगा ऐसा क्यों है। आप यहां देखिएगा, ये उल्टा है। कहने का मतलब है कि यदि वेवलेंथ ज्यादा हुई, इधर देखिए वेवलेंथ ज्यादा है, तो यदि वेवलेंथ ज्यादा हुई वेव की तो उसका वेव नंबर क्या होगा? कम होगा। और यदि किसी वेव का वेव नंबर ज्यादा हुआ तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो कहने का मतलब है ये इनवर्सली क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि वेव नंबर जो है वो बराबर होता है 1/ किसके बराबर होता है? लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/λ के बराबर होता है। आ गया समझ के? नहीं आ गया? अच्छा आप इधर से देखिए भाई, इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है नीचे वाली वेव की। इसको नंबर 1 मान लेते हैं, ये वेव 1 है और ये वेव क्या है? 2 है। तो नीचे वाली जो वेव 2 है, सेकंड है, इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। और यदि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वेव नंबर क्या है? कम है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कहें रेसिप्रोकल है। ऊपर वाले को देखिएगा, ऊपर वाले में वेव नंबर क्या है? ज्यादा है। और वेव नंबर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या है? ऊपर वाले की कम है। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि वेव नंबर बराबर होता है 1/ किसके? लैम्डा के बराबर होता है। अब देखिएगा, यदि हम लोग वेवलेंथ को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। और यदि हम लोग वेवलेंथ को लैम्डा को मीटर में ले रहे हैं, नीचे मान लेते हैं कि मीटर में ले रहे हैं, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये मीटर क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो वेव नंबर है इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है और मीटर इनवर्स भी हो सकती है। तो समझ आया क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर का मतलब ये है भाई कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई में कितनी कंप्लीट वेव पैदा हो रही है या कितनी कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रही है, वही कहलाता है उसका वेव नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेव नंबर कहलाता है। अच्छा यहां पर एक लिखना, एक फॉर्मूला लिखना वेव नंबर का। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है
वेव नंबर का यहाँ पर फॉर्मूला है, वेव नंबर बराबर होता है, तो वेव नंबर किसके बराबर होता है? वेव नंबर बराबर होते हैं v अपॉन सी के बराबर होते हैं। तो v अपॉन सी के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं? v अपॉन सी के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुई, वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुई तो वेव नंबर ज़्यादा होगा, और यदि वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो वेव नंबर कम होगा। तो मतलब जो वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? वेलोसिटी के है। और यदि यहाँ से वेलोसिटी निकाले बच्चों, v को निकाले, फ्रीक्वेंसी को निकाले, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेव नंबर इंटू क्या हो जाता है? c हो जाता है। तो वेव नंबर इंटू क्या हो जाता है? c हो जाता है। ये पॉइंट याद रखना, ये फॉर्मूला है, इन पे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में वेव नंबर किसके बराबर होते हैं? 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होते हैं। वेव नंबर किसके बराबर होते हैं? फ्रीक्वेंसी अपॉन किसके बराबर होते हैं? वेलोसिटी के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के या वेलोसिटी के। यदि आप लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो वेव नंबर इंटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ही आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना कि वी बार क्या है? ये वेव नंबर है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और सी क्या है? वेलोसिटी है। तो मैं लिख देता हूं सी क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये कौन है बच्चों? ये कौन है बोलो? वेव। ये क्या है? वेव नंबर। ये कौन है? वेव नंबर है। तो इस तरह से हमारा जो वेव नंबर वाला टॉपिक था वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं जिसका नाम है टाइम पीरियड है। क्या नाम है? टाइम पीरियड है। तो देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है और इसको समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। चलिए, तो वेव नंबर समझ आ गया आपको? क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर होता है कि भाई 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है ना, 1 सेंटीमीटर की जो लंबाई है, उसमें कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, या कितनी वेव्स बन रही है, वही कहलाता है, उस वेव का वेव नंबर कहलाता है। और वेव नंबर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या रेसिप्रोकल होता है किसका? वेवलेंथ का। कहने का मतलब है कि वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली वेव नंबर कम हो जाएगा, और यदि वेवलेंथ कम हुई तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यूनिट क्या होती है इसकी? सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या फिर हम लोग मीटर इनवर्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वेवलेंथ को मीटर में लेते हैं तो यूनिट मीटर इनवर्स हो जाती है, और यदि वेवलेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं तो यूनिट क्या हो जाती है? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। तो देखिएगा, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, छठी है, जिसका नाम है टाइम पीरियड है। क्या नाम है बोलिएगा बच्चों? टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड को समझते हैं क्या होता है। जो टाइम पीरियड होता है वेव का, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द time taken by a wave, time taken by a wave, time taken by a wave to complete one cycle, to complete one cycle होता है। तो मतलब समझिएगा, ये एक वेव है, यहाँ पर ये वेव है, ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है, तो ये पूरा हो गया है, ये सब है, तो ये क्या है? कंप्लीट साइकिल है। तो मैंने बोला ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को मिला के, नेगेटिव हाफ साइकिल को मिला के एक पूरी क्या बनती है? कंप्लीट वेव बनती है। क्या बनती है? कंप्लीट वेव बनती है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हो मान लेते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है। ये क्या है? एक वन क्या है? वन क्या है? या कहें वन क्या? ये कंप्लीट वन कंप्लीट क्या है? साइकिल है। क्या है? वन कंप्लीट साइकिल है। या फिर हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? वन कंप्लीट क्या है? वेव। तो ये वन कंप्लीट वेव है। इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये कंप्लीट वेव मानी जाती है। तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ होते हैं। तो देखिएगा,
टाइम पीरियड क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय ए वेव, कि एक वेव को कितना समय लग रहा है टू कंप्लीट वन साइकिल होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में, इस साइकिल को पूरा करने में वेव कितना समय लगा रही है, तो वही कहलाता है, उस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहां क्या लिखा हम लोगों ने कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन साइकिल होता है। तो वन साइकिल को पूरा करने के लिए, या कहें कि वन कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए जो समय लगा रही है वेव, वही कहलाती है उसका क्या, टाइम पीरियड कहलाती है। क्या कहलाती है, टाइम पीरियड है। एक याद रखना कि जो नॉट में याद रखना, एक नॉट लिख लेते हैं हम लोग, नॉट लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 किसके होती है, टी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, टी के बराबर होती है। ये याद रखना भाई कि भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है 1/t के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम पीरियड के। तो कहने का मतलब ये है कि यदि टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ, टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई वेव की तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो टी कौन है यहाँ पर, टी कौन है यहाँ पर, टाइम क्या है, पीरियड। तो ये टाइम पीरियड है यहाँ पर। ये क्या है यहाँ पर, ये न्यू क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम पीरियड के। तो कहने का मतलब यदि किसी वेव का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और यदि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग लास्ट और नेक्स्ट देखते हैं, एक स्टार पॉइंट में रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन देखते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कोमा वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ। तो वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा से। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड किसमें भाई, फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, ऑफ वेव कहें या कहें ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सिंपल वेव कह सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा रिलेशनशिप क्या होता है, वो रिलेशनशिप देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप बराबर होते हैं, सी बराबर होता है, सी किसके बराबर होते हैं, सी बराबर होते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के बराबर होते हैं। तो सी किसके बराबर होते हैं, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई जो वेलोसिटी है वेव की वो बराबर होते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ के। तो यहाँ से हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं। कई बार आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये फॉर्मूला बन जाता है C/λ। क्या बन जाता है, C/λ का फॉर्मूला बन जाता है। और यदि आप लोगों को कई बार लैम्डा निकालना होता है, तो यदि आपको लैम्डा निकालना है, तो यदि आप लोगों को लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालना है बच्चों, तो लैम्डा निकालेंगे तो C/ क्या हो जाएगा, तो C/ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो C/ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब यहाँ से एक तो फॉर्मूला ये वाला है, तो यदि वेलोसिटी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लाई कर देना, और यदि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेलोसिटी को डिवाइड कर देना किससे, वेवलेंथ से। और यदि आपको वेवलेंथ निकालनी है तो वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सब आप लोगों को पता है कि C क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, और ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। एक बात याद रखिएगा, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि C की जो वैल्यू लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर C की क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। तो इस तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, या कहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो विद्यार्थियों क्या हुई है, समाप्त हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो कई बार आप लोग इस टॉपिक को देखिएगा या इस वीडियो को देखिएगा, तो यदि आप इतनी सब कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।